ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन शुरू किया हुआ था कि क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन्स। लेकिन प्रोटीन की स्टोरी हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, पर एंड पे हम और आप लोगों ने दो बातें कंक्लूड कर ली। चार्ज पॉजिटिव है, बेसिक है या एल्केलाइन पीएच के लिहाज से है। क्यों, आपको पता होना चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था। नंबर 2, जो डीएनए है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम और आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड कहा हुआ था। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे। वो 3 कंपोनेंट्स कैसे एक न्यूक्लियोटाइड को बना लेते हैं, इनको भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन ये बात हम और आप लोगों ने, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमेशा के लिए नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। पता होना चाहिए कि डीएनए में कार्बन नंबर 2 डीऑक्सी होता है। हाइड्रोजन हमेशा के लिए ऑक्सीजन हमेशा के लिए कार्बन नंबर 2 से जाता है। 3 अगर आप देख ले, इसके बारे में हम और आप लोगों ने किसी किस्म का पॉइंट हम और आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। जो नंबर 4 है, इसके बारे में हम और आप लोगों ने किसी किस्म की बात नहीं पढ़ी हुई है। लेकिन जो कार्बन नंबर 5 था, वहाँ पे हम और आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई थी कि यहाँ पे वो फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप जो होगा ये फिर अटैच होगा। लेकिन जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बांड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बांड या एन ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। लेकिन ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन वाला होता है, यानी इसमें H2O का मॉलिक्यूल इससे निकल जाता है। ये बड़े कीमती पॉइंट से आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2, जो पेंटोज शुगर है यानी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इनके साथ जब कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच होता है, तो जो बांड बनता है वो फास्फोईस्टर बांड होता है। इन अदर वर्ड्स ईस्टर बांड होता है। ये फिर इनके साथ अटैच होता है, यहाँ पे ये बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी ईस्टर बांड बन जाता है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ईस्टर बांड बनता है तो ये भी जो प्रोसेस है ये डिहाइड्रेशन वाला होता है, यानी H2O का मॉलिक्यूल इसे रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो अगर हम और आप लोग एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर देख ले, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो ग्लाइकोसिडिक बांड इसमें कितने हैं? 1। इसमें ईस्टर बांड कितने हैं? 1। लेकिन वो जो ईस्टर बांड है, ईस्टर लिंकेज जो है, चूंकि उसमें फास्फेट इन्वॉल्व है, तब जाके हम और आप लोग इसको फास्फोईस्टर बांड या सिंपली हम इसको ईस्टर बांड या ईस्टर लिंकेज भी हम इसको कहते हैं। डाई ईस्टर का लफ्ज़ मैंने हरगिज़ इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया हुआ है। आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब को आप लोग डाई ईस्टर का लफ्ज़ जो है वो आप लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहीं आप लोगों से पूछा गया कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने ग्लाइकोसिडिक बांड होते हैं? 1। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? कार्बन नंबर 1। किस और किस के बीच में प्रेजेंट होता है? पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। कहीं पूछा गया कि एक न्यूक्लियोटाइड में ईस्टर बांड कितने होते हैं, या फास्फो ईस्टर बांड कितने होते हैं, या फास्फो ईस्टर लिंकेज या ईस्टर लिंकेज कितने होते हैं? 1 कहाँ पे बनता है? कार्बन नंबर 5 किसके बीच में बनता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, इनके बीच में ये सारा कुछ बन जाता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। पर ये बांड कितने होते हैं? 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड में 2 मुख्तलिफ किस्म के बांड जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। और दोनों केसेस में ये प्रोसेस जो है ये डिहाइड्रेशन वाला होता है, यानी इसमें एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रिलीज हो जाता है, वहाँ पे भी ये रिलीज हो जाता है। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स के अंदर है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसकी जो लेंथ है या जो डायमीटर है, जो भी आप लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, वो कितना है? वो 0.34 नैनोमीटर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का। बात पहले भी शेयर की हुई थी, फिर भी बता देता हूँ कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जिस चीज़ से बना हुआ है वो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन डीएनए जिस चीज़ से बनी हुई है वो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगर आप लोग उन 46 क्रोमोसोम्स में इन न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट कर ले, तो बुक्स लिखते हैं कि ये 6 बिलियन होते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन चूंकि 8th 9th से आप लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ये भी फिर पेयर्स में होंगे। तो अगर आप लोग इस 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को पेयर में कन्वर्ट कर ले, तो फिर ये 3 बिलियन
पेयर्स बन जाते हैं, तो आप लोगों ने ये एहतियात करनी है। बाज़ दफ़ा पूछा जाता है कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये 6 बिलियन होते हैं। लेकिन पेयर्स के बारे में कहीं पूछा गया तो फिर इसमें भी कोई शक नहीं है, ये फिर 3 बिलियन पेयर्स बन जाते हैं। जनरली एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि बुक्स लिखते हैं कि अगर आप लोग एक न्यूक्लियोटाइड को ले लें 0.34 नैनोमीटर, फिर इसके साथ आप लोग दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा दें, तीसरा लगा दें, चौथा, यानी बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिए जैसे आप लोग एक न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर कर ले कि ये एक ईंट है। आप इनके साथ कोई दूसरी ईंट लगा दे, ऐसे लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, तो 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को अगर आप लोग ईंटों की तरह, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आप इसको लगाते जाएं और आखिर में आप लोग इसकी लेंथ कर ले, तो बुक्स लिखते हैं 1.5 से लेके 2 मीटर तक इसकी लेंथ जो है ये फिर बन जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स 1.5 या 2 मीटर लेंथ डीएनए की बना लेते हैं। इसका मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स में 1.5 से लेके 2 मीटर तक डीएनए जो है ये फिर प्रेजेंट है। और फिर आप लोग अंदाज़ा लगा दें कि 2 मीटर तक डीएनए ये भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, तो सेल कितना माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर फिर ये न्यूक्लियस कितना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, फिर उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के अंदर इस 2 मीटर डीएनए को समेट करना, रखना, मेरे ख्याल में खुदा के अलावा ये किसी और का काम नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। तब जाके हम कहते भी हैं कि आप फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप खुदा ताला की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। इनमें एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में डीएनए को कुदरत ने न्यूक्लियस के अंदर इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट वो ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम और आप लोगों ने एक तो बना दिया है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और आपस में जब ये मिलते हैं तो किस चीज़ को बनाएगा, डीएनए को बनाएगा। तो ये जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और डीएनए को बनाते हैं तो इसमें भी एक खास किस्म का तरीक़ेकार तो होना चाहिए, मैकेनिज्म तो होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ये जो कारीगर लोग होते हैं, जब ये दीवार वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे ईंटों को रखते हैं, तो अगर आप लोग उस ईंटों को भी देख ले तो उसका भी एक खास किस्म का तरीक़ाकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईंट या एक मार्कर ये है, अगर इसका हेड है तो दूसरे का मैं टेल इनके साथ ऐसे अटैच करूँगा, तो फिर इसका फिर हेड हो जाएगा, इसके साथ फिर किसी का और टेल हो जाएगा, तब जाके ऐसी एक खास किस्म की सीक्वेंस बनती है, वो दीवार बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ईंट आपने ऐसे लगा दिया, दूसरा ईंट आप इसके ऊपर ऐसे रख ले, तीसरा फिर ऐसे रख ले, ऐसे नहीं होता। इसकी खास रिदम होती है, तब जाके वो दीवार बनती है, तब जाके वो लाइन बन जाता है। इसी तरह से जो डीएनए है, चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने का भी, अटैच होने का भी एक खास तरीक़ाकार है, रिदम है। वो उस तरीक़ेकार में आपस में अटैच होंगे। अगर आप उससे उस रिदम को चेंज करेंगे तो फिर वो डीएनए का मॉलिक्यूल आपके साथ नहीं बनेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कहां पे मिलता है, बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, पक्की आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो ये है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच करेंगे तो एक का 3 कार्बन वाला वो होगा, जबकि जो दूसरा होगा ना उसका फिर 5 होगा। इसका मतलब कि 3 और 5 जो होते हैं ये आपस में मिल सकते हैं। यही इसका प्रोसीजर है, यही इसका तरीक़ाकार है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि आप दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले लें और आप इसके 2 के साथ इसको अटैच कर ले, तो वो तरतीब गलत हो जाती है, तब जाके डीएनए आपके साथ नहीं बन सकता। हरगिज़ ऐसे नहीं हो सकता कि इसका नंबर 1 हो जाए, किसी दूसरे का नंबर 5 हो जाए ना। तरीक़ाकार हमारा और आप लोगों का, नेचर का क्या हुआ, एक का 3 दूसरे का 5। समझा रहा हूं, सिर्फ आपको मोटी बात बता रहा हूं, आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। इस बात को हम और आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, अभी इसको हम और आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि ये बात जो मैंने कही ये किसके बेस पे मैं कर रहा हूं, इसकी एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मोटी बात जो आपके ज़हन में होनी चाहिए वो ये है कि एक का 3 दूसरे का 5। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ मैं कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगाना चाहता हूं, तो इसको तो फिर मैं इसके नीचे भी रख सकता हूं, लगा सकता हूं। लेकिन कैसे होगा कि अगर इसका 3 हो तो वो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे रख रहा हूं उसका फिर 5 होगा। हां, अगर आप लोग इस न्यूक्लियोटाइड को देख ले,
अगर मैं यहां पे इसको लगाना चाहता हूं, तो अगर आपको देख ले इसका 5 है, तो इसका फिर 5 होगा, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा ना उसका फिर 3 होगा। इसका मतलब कि हमेशा के लिए न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, लिंक का होता है, तो एक का 3 दूसरे का 5। इसका मतलब कि आप इस न्यूक्लियोटाइड के नीचे भी न्यूक्लियोटाइड लगा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे 3 है तो उस पे दूसरे वाले का 5 हो जाएगा। लेकिन आप इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर भी आप न्यूक्लियोटाइड लगा सकते हैं, लेकिन इसका फिर 5 है, उसका फिर 3 होगा। मोटी बात है, जहन में होनी चाहिए समझाने के लिए। मैं इसके नीचे जो 3 वाला है यहां पे भी एक न्यूक्लियोटाइड लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और इसके ऊपर भी एक न्यूक्लियोटाइड लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बार बार कह रहा हूं, मोटी बात आपके जहन में जो होनी चाहिए वो ये है कि एक का 3 दूसरे का 5। मैं दोनों आपको समझा लेता हूं कि कैसे ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड के नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड लगा दूं तो उसका तो 5 होगा, तो फिर मैं यहां पे P लिखवा रहा हूं, यहां पे फिर मैं OH लिखवा रहा हूं, इस साइड पे फिर मैं OH लिखवा रहा हूं, इधर पे वो O है, इधर पे फिर ये O है, इधर पे फिर वो CH है, इधर पे फिर वो C है, इधर पे फिर O। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए, मैंने कोई इस किस्म का कोई गलत काम नहीं कर लिया है, वही न्यूक्लियोटाइड मैंने बना दिया है। अगर आप लोग इसको करना चाहें तो फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे वो नाइट्रोजनस बेस जो कि एडिनिन, गुवानिन, थायामीन और साइटोसिन में कोई भी हो सकता है। अगर आप लोग इधर पे फिर देख ले तो फिर वही बात होगी कि यहाँ पे फिर H, वो H तो वहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे फिर H, और फिर यहाँ पे वो OH जो है उसमें से क्या है, O जो है वो तो रिलीज हुआ है क्योंकि ये डीऑक्सी है, और यहाँ पे फिर ये H, और फिर यहाँ पे फिर ये OH, और फिर इनके साथ ये होगा, और फिर ऐसे होगा। तो अगर आप लोग इसको फिर नंबर दे दे तो फिर ये हमारे साथ कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये फिर से 2 हो जाएगा, ये फिर से 3 हो जाएगा, ये फिर से 4 हो जाएगा, ये फिर से 5 हो जाएगा। बात वही होगी, यहाँ पे फिर वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, फिर H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर ग्लाइकोसिडिक बांड बन जाएगा। यहाँ पे फिर डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पे बांड ईस्टर बांड बनेगा, फास्फो ईस्टर बांड यहाँ पे फिर बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग देख ले इसका 5 है, इसका फिर 3 है, तो अगर आप लोग 5 पे भी देख ले तो फिर यहाँ पे हमारे साथ ये फास्फोरिक एसिड का OH है, और अगर आप लोग यहाँ पे कार्बन के साथ भी देख ले तो यहाँ पे भी हमारे साथ ये OH है। इसका मतलब है कि इस OH और इस OH के बीच में फिर बांड बनेगा। लेकिन 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 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप लोग इस 3 का देख ले तो OH पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस 5 का देख ले तो भी इसका OH पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस 3 का OH देख ले तो ये पेंटोज शुगर का OH है। लेकिन अगर आप लोग इस OH को देख ले तो ये पेंटोज शुगर का नहीं, ये फास्फोरिक एसिड का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जबरदस्त बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड का भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का भी, 3 का भी OH, 5 का भी OH, ये दोनों के दोनों OH पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अल्फाज में अब फर्क होना चाहिए, 3 का OH है लेकिन पेंटोज शुगर का, डीऑक्सीराइबोज शुगर का, लेकिन 5 का भी OH है लेकिन वो जो H है ना वो पेंटोज शुगर का नहीं है। ये जो OH है ना ये फिर फास्फोरिक एसिड का है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर ऐसे कह सकता हूं कि 3OH और 5OH ये आपस में मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों को सादा लफ्ज बता दिया है कि 3 और 5 आपस में अटैच होंगे। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, हम कहेंगे 3OH और 5OH ये आपस में अटैच होंगे। मैं बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन 3OH कहीं पूछा गया तो वो किसका होगा? हमेशा के लिए 3OH ये पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर का होगा। लेकिन 5OH किसका होगा? ये बात पक्की आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये हमेशा के लिए फास्फोरिक एसिड का होगा। ये वाला वहां पे ये फिर प्रेजेंट होगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। सो 3 का OH और 5 का OH इनमें जमीन व आसमान का फर्क है और आप लोगों को फिर ये पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे 3OH और 5OH तो अंडरस्टूड बात है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमेशा के लिए डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस होगा। यहां पे फिर H2O का मॉलिक्यूल जो है ये फिर इससे निकल जाएगा। अगर इससे फिर ये H2O का मॉलिक्यूल जो है ये फिर निकल जाएगा तो
तो अगर मैं इसको इससे H2O को अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन आपके साथ रह जाएगा। और मैं इसको कैसे शो कर सकता हूँ कि बीच में यहाँ पे फिर ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे सारा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो फिर इसको मैं शो कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शो कर लूँ तो फिर वही बात हो गई है कि कार्बन, ऑक्सीजन और फिर फॉस्फेट, फिर बीच में जो बांड बन गया है वो फिर ईस्टर बांड बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो भी जो बांड बनता है ना वो फिर ईस्टर बांड बनेगा, ईस्टर लिंकेज बनेगा, फास्फो ईस्टर बांड बनेगा। मैंने हरगिज़ डाई ईस्टर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक होता है तो अंडरस्टूड बात है जो बांड बनेगा वो फिर फास्फो ईस्टर बांड बनेगा, फिर डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस होगा। तो अगर हम और आप लोग अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर हम और आप लोग इन बांड्स को हम देख ले ईस्टर को, तो फिर ये हमारे साथ दो बांड मेन बन जाते हैं। एक ये वाला ईस्टर बांड बन जाता है, एक ये वाला भी ईस्टर बांड हमारे साथ बना हुआ है। तो फिर ये फास्फो डाई ईस्टर बांड के थ्रू ये लिंक हो गया है, अटैच हो गया है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ। लेकिन अगर आप लोग इस न्यूक्लियोटाइड को भी देख ले तो एक ईस्टर बांड यहां पे है, एक ईस्टर बांड यहां पे प्रेजेंट है। तो फिर ये हमारे साथ डाई ईस्टर बांड जो है ये फिर बन जाता है। तो याद रख ले एक न्यूक्लियोटाइड में कितने ईस्टर बांड होते हैं, कहीं पूछा गया 1। लेकिन जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो बीच में कितने ईस्टर बांड बनते हैं, 1। 2 के बीच में एक बांड बनेगा। तो कहीं आप लोगों से पूछा गया कि अगर हमारे साथ 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हो जाए तो फिर कितने ईस्टर बांड इनके लिए जरूरी होंगे जो कि आपस में इनको अटैच कर ले। तो 3 के लिए 1 ये और 1 वो 2। तो इसका सादा फार्मूला ये है, आसान हल ये है, आसान तरीका ये है कि जब भी आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर दे दे तो इसके लिए कितने ईस्टर बांड होने चाहिए, तो आप लोग उस टोटल से 1 को माइनस कर ले। जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए 1 है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए 2 होंगे, 100 के लिए 99 होंगे, 1000 के लिए 999 होंगे। तो इसका सादा फार्मूला यह है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आप लोगों से ऐसे पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा गया कि 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होते हैं तो कितने ईस्टर बांड बनेंगे, 1। ये तो बात आसान हो गई है। लेकिन बाद दफा ऐसे पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में टोटल ईस्टर बांड कितने हैं, 1। एक में तो 1 है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसका गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो इस ग्लाइकोसिडिक बांड को भी ईस्टर बांड कहते हैं। तो कहते हैं कि इधर पे भी ईस्टर बांड है, इधर पे भी ईस्टर बांड है, तब ये डाई ईस्टर हो गया है। ये 100% गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप लोग इस न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 2 न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें टोटल ईस्टर बांड कितने होंगे, तो भी बड़ा आसान है। तो 2 है तो इसमें एक ये हुआ, एक यहां पे हुआ, एक यहां पे हुआ, तो 3 हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 हैं तो फिर ये 3 हो जाते हैं। तो बड़ा ही आसान फार्मूला हमारे साथ आ गया है कि अगर टोटल ईस्टर बांड 2 के बीच में कितने हैं तो फिर 3 है। लेकिन 2 के बीच में कितने ईस्टर बांड होने चाहिए जो इसको लिंक कर ले, तो 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 को लिंक करने के लिए आसान फार्मूला टोटल जितने हैं उससे आप लोग 1 को माइनस कर ले। लेकिन कहीं सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पूछा गया तो जितने दिए गए हैं वहां पे आप लोग 1 को प्लस कर ले। इसका मतलब कि कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इन 100 न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने के लिए हमें कितने ईस्टर बांड चाहिए, 99। लेकिन अगर हमारे साथ 100 न्यूक्लियोटाइड्स हो उसके अंदर टोटल ईस्टर बांड कितने प्रेजेंट होंगे, 101। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। ये बात आमतौर पे पूछी जाती है, जरूरी नहीं है कि ईटा ही के अंदर हो, किसी और टेस्ट के अंदर भी आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं फिर उसकी तरफ। हम और आप लोगों ने ये बात समझी कि कैसे स्त्री के साथ इसका 5 जो है ये अटैच हो जाता है। लेकिन बार बार बता रहा हूं कि 3OH है लेकिन पेंटोस शुगर का, और 5 का भी OH है लेकिन फास्फोरिक एसिड का। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने नीचे तो हमने न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, अब हम इसके ऊपर भी हम न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे। समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर हम और आप लोग इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगाएंगे तो भी वही बात होगी। यहां पे फिर OH होगा, मैंने बना दिया है।
आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये फिर सी, यहाँ पे फिर से सी, यहाँ पे फिर सी, समझाने के लिए इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये फिर ओ और यहाँ पे फिर सी, उसी तरह से मैंने बनाया हुआ है। अंडरस्टूड बात है। अगर आप लोग इसको फिर करना चाहें तो फिर ये हमारे साथ ओ, फिर यहाँ पे वो नाइट्रोजनस बेस, वो कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वही बातें हैं, डिहाइड्रेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर यहां पे जो नंबर 1 होगा, यहां पे फिर क्या होगा, ओ, यहां पे फिर क्या होगा, पी, यहां पे फिर क्या होगा, OH, यहां पे फिर क्या होगा, OH, यहां पे फिर क्या होगा, O डबल बॉन्ड O। तो बात तो हमारी और आप लोगों की फिर वही हो गई। अब अंडरस्टूड बात है। अगर आप लोग इसको फिर से नंबरिंग दे दे तो फिर भी वही बात है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस, 5 के साथ फास्फोरिक एसिड, इधर पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इधर पे ईस्टर बॉन्ड। लेकिन फिर जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो अगर आप लोग देख ले, फिर 5 का, इसका 5 है, इस न्यूक्लियोटाइड का 5 है, लेकिन अगर आप लोग 5 का देख ले तो जो 5 है वो फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमेशा के लिए 5 और 3 आपस में अटैच होंगे, लेकिन 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना वो फास्फोरिक एसिड का होगा। ये बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अगर आप लोग इसको देख ले तो 3 है तो 3 का भी OH है, लेकिन अगर आप लोग 3 का OH देख ले तो फिर वो पेंटोज शुगर का है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का है, वो फास्फोरिक एसिड का नहीं है। तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके जहन में अव्वल बात ये होती है, जो कि ठीक है, गलत नहीं है, कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा तो एक का 3 और दूसरे का 5 एंड होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। लेकिन मैंने इस बात को थोड़ा मॉडिफाई किया। मैंने कहा आप इसको ऐसे ना पुकारे कि 3 और 5, आप इसको ऐसे पुकारे 3OH और 5OH, क्योंकि OH आपस में मिलते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया और मैंने कहा कि जो 3OH है ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि वो पेंटोज शुगर का है, लेकिन जो 5OH है, शाबाश है, वो फास्फोरिक एसिड का OH है। इसका मतलब कि फिर मैं कह सकता हूं कि 3OH ऑफ पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि 5OH ऑफ फास्फोरिक एसिड, ये आपस में ईस्टर बॉन्ड के थ्रू ईस्टर बॉन्ड बना लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है। तो समझाने के लिए मैंने इस न्यूक्लियोटाइड के नीचे यानी 3 के साथ 5 भी अटैच कर लिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन अगर आप लोग इंक में देख ले तो मैंने यहाँ पे भी इस 5 के ऊपर 3OH भी मैंने इसको अटैच कर लिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये सारा कुछ कैसे होता है और ये सारा कुछ किस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट, अजीब सी बात जहन में आ जाती है जो कि पता होना चाहिए, वो ये है कि कौन सा तरीका ठीक है। यानी इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर में ये न्यूक्लियोटाइड लगा दूं तो ठीक है कि नहीं, इस न्यूक्लियोटाइड के नीचे में न्यूक्लियोटाइड लगा दूं तो ठीक है कि नहीं, दोनों के दोनों ठीक है कि नहीं, दोनों के दोनों गलत है। क्लास के अंदर हम आमतौर पे इसके ऊपर क्विज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम पूछते हैं, चूंकि वो सिचुएशन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बातें हम आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोगों की उधर पे इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सोचे तो मेरे ख्याल में आप लोगों का जो आंसर होगा वो ये है कि दोनों सूरतों पे ठीक है, आप इसके ऊपर लगा दे, आप इसके नीचे लगा दे, क्योंकि एक का 3OH है दूसरे का 5OH है तो ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमेशा के लिए याद रख ले कि जब भी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो इसका भी एक खास पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होता कि वो न्यूक्लियोटाइड ऊपर से अटैच हुआ यानी इसका 5 हुआ उसका 3 हुआ, ऐसा नहीं होता कि इसका 3 हुआ और उसका 5 हुआ, वो नीचे भी अटैच हो जाए ऊपर भी अटैच हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं होता। तो समझा रहा हूं कि कैसे होता है एक छोटी सी एग्जांपल से। अगर आप लोग नॉर्मली देख ले, ये कुदरत का कानून भी है और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम और आप लोग दीवार बनाते हैं या किसी और चीज़ को हम सीमेंट की बोरिया हम रखते हैं, गंदम की बोरिया हम रखते हैं, बुक्स को हम और आप लोग रखते हैं, तो उनकी स्टेकिंग होती है, STACKING। स्टेकिंग का मतलब यह है कि अगर आप लोग दीवार को बनाएं तो ईंट के ऊपर हम और आप लोग ईंट रखते हैं। तरीकाकार ये है, किसी कारीगर को आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा होगा कि वो ईंट के नीचे ईंट लगा दे और वो दीवार को बना दे। दीवार हमेशा के लिए ईंट के ऊपर ईंट को रखा जाता है, तब जाके दीवार को बनाया जाता है। ऐसे ही बुक्स को भी हम और आप लोग रखते हैं, ऐसे ही जो बोरियां वगैरह होती हैं इनको भी हम और आप लोग इसको रख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये कुदरत का कानून है, तो कुदरत भी अपने कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। तो कुदरत क्या करता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पहले भी आप लोगों को कहा हुआ था, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं,
ये तो ईंटों की तरह होते हैं, ईंटें दीवार बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये डीएनए को बनाता है। तो याद रख ले कि जब भी न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो नॉर्मल तरीका यह है कि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड आएगा, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो अगर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, नेचर का तरीका है इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर फिर ये आएगा। बनेगा डीएनए हमेशा के लिए ऐसे। ऐसे नहीं बनता कि न्यूक्लियोटाइड के नीचे आप लोग न्यूक्लियोटाइड रख ले ना, फिर ये नेचर के खिलाफ हो जाएगा, फिर ये कुदरत के खिलाफ हो जाएगा। ऐसे नहीं बनता। तो अगर मैं इसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर लूं तो फिर तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, जब ये डीएनए के स्ट्रैंड को बनाता है तो कैसे बनाएगा कि 5OH के ऊपर 3OH आएगा। फार्मूला ये हुआ हमारा और आप लोगों का कि हमेशा के लिए अगर एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इसका मतलब कि इसके 5OH के ऊपर इसका 3OH आ रहा है, इसके 5OH के ऊपर इसका 3OH आ रहा है, इसके 5OH के ऊपर इसका फिर 3OH आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए हमारे साथ हमेशा के लिए कैसे बनेगी, देख ले इस बात को, वो ऐसे बनेगी कि 5OH ये जो एंड है इसके ऊपर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हमेशा के लिए 3OH आएगा, यानी 5OH से 3OH की तरफ डीएनए बनेगी। तब जाके ये बात दफा एमसीक्यू के अंदर पूछा भी जाता है कि जो डीएनए के जो बनते हैं, स्ट्रैंड्स बनते हैं, इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, फ्रॉम 5OH टू 3OH या फ्रॉम 3OH टू 5OH, या बहुत ठीक है या बहुत गलत है। आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि 5OH के ऊपर हमेशा के लिए 3OH आएगा। इसका मतलब कि डीएनए हमेशा के लिए 5OH के ऊपर 3OH आएगी। डीएनए हमेशा के लिए हमारे साथ ऐसे बनेगी, उल्टा ये नहीं बनेगी। मेरी बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास है ही नहीं कि हम और आप लोग इसके ऊपर फिर प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन आप लोगों को समझा दूं कि अगर आप लोग इस डीएनए के मॉलिक्यूल को देख ले, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये तो हमारे साथ बन रहा है कुछ ऐसे, यानी मैं यहां पे तीर का निशान डाल रहा हूं, डीएनए हमारे साथ बन रही है ऐसे, इधर पे मैं तीर का निशान डाल रहा हूं, ऐसे बन रही है। और अगर ये ऐसे बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5OH से 3OH की तरफ बन रही है। इसका मतलब कि 5OH के ऊपर 3OH, 5OH के ऊपर 3OH, 5OH के ऊपर 3OH, ये तो हमारे साथ ऐसे बनेंगे, नो डाउट ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रेंड का ये एंड देख ले और मैं पूछूं कि इसका ये एंड कौन सा है, कौन सा वाला फ्री है, तो फिर आसान बात यह है कि अगर आप लोग इस एंड को देख ले तो ये 3 एंड है। लेकिन अगर आप लोग ऊपर जाएं तो उसका ये वाला एंड कौन सा है, वो तो 5 है। तो मैं इसके ऊपर लिखवा रहा हूं कि ये हमारा 5 एंड हुआ। बड़ी अजीब सिचुएशन हमारे साथ बन गई है। वो ये है कि अगर आप लोग इस ट्रेंड को देख ले, बन रहा है कैसे, 5OH के ऊपर 3OH आ रहा है, बन रहा है ऐसे, तीर का निशान ऐसा है। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रेंड में इस तीर के निशान को देख ले तो इसका जो ये एंड है वो 3 है। ये एंड तो 3 है ना, फ्री है ना, इस 3 के साथ तो कोई और न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा ना, इसका ये एंड तो 3 हुआ ना। जबकि अगर आप लोग इसके स्ट्रैंड का ये वाला एंड देख ले, वो तो 5 है ना, 5 वाला फ्री है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रैंड हमारे साथ इसका यहां पे 3 होगा, यहां पे 5 होगा, लेकिन बनेगा कैसे 5 से 3। थोड़ा आप लोग इसके ऊपर सोचे, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं, क्लास है ही नहीं, वरना मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस आप लोगों को बाकायदा तौर पे करा लेता। स्टूडेंट्स के बीच में हम इसके बीच में प्रैक्टिस कराते हैं, आखिर में यही बात आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेंड का अगर आप लोग देख ले, ये एंड 3 है, वो 5 है, लेकिन बन कैसे रहा है फ्रॉम 5 टू 3। ये बात भी मैंने समझा दी है, ये बात भी मैंने समझा दी है। किसी किस्म का मसला आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रैंड ऐसे होगा, ये एक स्ट्रैंड है जिसको हम और आप लोग बना रहे हैं। तो अगर आप लोग वैसे देख ले, नेक्स्ट पॉइंट देख ले कि इस फास्फोरिक एसिड क्या, अगर आपको इसका फार्मूला याद हो, H3PO4, तो अगर H3PO4 का अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोगों को बनाया हुआ था कि P और फिर इनके साथ 3 हाइड्रोजन और फिर यहां पर डबल बॉन्ड O। तो मैंने बताए थे OH OH OH।
तो फिर मैंने यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था, 3 रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स है, ये रिएक्शन करते हैं। तो अगर आप लोग वैसे देख ले, जब हमारे साथ ये एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा था तो इस फास्फोरिक एसिड का यहां पे एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब कि एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसने यूज कर लिया है। नंबर 2, अगर आप लोग इस फास्फोरिक एसिड को देख ले तो इसका दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच करने में यूज कर लिया है। इसका मतलब कि इसने ये वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी यूज कर लिया है। रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स हैं, 2 उसने इस्तेमाल कर लिए हैं। लेकिन अगर आप लोग इस डीएनए के मॉलिक्यूल को देख ले, कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर देख ले वो 2 तो इस्तेमाल हुए, ये वाला तो यूज नहीं हो रहा है, ये वाला तो यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं पूछा गया कि फास्फेट ग्रुप में या फास्फोरिक एसिड में टोटल कितने रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं? 3। जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तो कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं फास्फोरिक एसिड के 1? कितने नहीं करते? 2। जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फास्फोरिक एसिड के पार्टिसिपेट करते हैं? 1। कितने नहीं करते? 1। ये बात आप लोगों से पूछी जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग एंड पे जाए, आखिर पे डीएनए के मॉलिक्यूल को हम आप लोग ऐसे बना दें तो कहीं पूछा गया कि कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फास्फोरिक एसिड के पार्टिसिपेट नहीं करते? 1। तो ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के ऊपर चार्ज कौन सा है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से हुआ? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के किसकी वजह से हुआ? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। लेकिन वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है किस चीज का? वो पेंटोज शुगर, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का नहीं है, ये फास्फोरिक एसिड का है। इसका मतलब डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है किसकी वजह से? पता होना चाहिए। ये फास्फोरिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इसकी वजह से आया हुआ है। तब जाके आपके बुक ने बड़ा खूबसूरत सेंटेंस इस्तेमाल किया हुआ है, डीएनए इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल। डीएनए प्योर फॉर्म में अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज डीएनए को स्टेबल करने के लिए कुदरत ने ये पॉजिटिव वाले प्रोटीन्स बनाए हुए हैं। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्रोमोसोम फिर हमारे साथ न्यूट्रल हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। बट यू शुड नो कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यू शुड नो। नेक्स्ट, अगर आप लोग इनमें देख ले तो उधर पे तो फास्फोरिक एसिड है ना, तो फास्फोरिक एसिड अंडरस्टूड बात है, उसका जो पीएच है वो तो एसिडिक है, यानी 7 से नीचे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के अंदर चूंकि फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है तो इसकी वजह से डीएनए का जो पीएच होता है ना वो भी 7 से नीचे हो जाता है। और अगर पीएच 7 से नीचे होगा तब तो एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब कि डीएनए फितरतन ये एसिडिक होता है। तो भी हमारे साथ वो बात आ जाएगी कि डीएनए एसिडिक, जबकि जो प्रोटीन है वो बेसिक है। इस पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई है। तो एसिडिक और फिर ये बेसिक, ये आपस में फिर मिलेंगे और जो क्रोमोसोम होगा ये फिर से पीएच के लिहाज से न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्रोमोसोम के ऊपर ना कोई चार्ज होगा ना इसका कोई पीएच होगा। यू शुड नो, ये बड़े कीमती पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रोटीन के ऊपर चार्ज क्यों पॉजिटिव है, क्यों बेसिक है, पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी। डीएनए क्यों नेगेटिव है, किसकी वजह से नेगेटिव है और क्यों एसिडिक होते हैं, पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को समझा दी है। आपके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डबल स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है, दूसरा स्ट्रैंड मैं यहां पे नहीं बना सकता। आप लोग इसको खुद ही इमेजिन कर ले, बहुत ही आसान है। तो दूसरा स्ट्रैंड भी तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड होता है आप लोग बार बार आप लोग इसको पढ़ते हैं कि जो डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंड होता है, वो 2 स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये कि अगर ये स्ट्रैंड ऐसे गया हुआ है तो दूसरा स्ट्रैंड फिर इसके एंटी पैरेलल होगा, ये फिर ऐसे आएगा। और अगर ऐसे आएगा तो फिर इसका ये वाला एंड हमारा 3 हो जाएगा और ये वाला एंड हमारा फिर 5 हो जाएगा। मुझे पता है अब फिर थोड़े शक में पड़ जाएंगे।
कि ये वाला फिर कैसे बनता है, यानी ये वाला फिर कैसे बनेगा। आसान सा हल आप लोगों को बता देता हूं, घर में आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कंसीडर कर ले कि मैं कोई न्यूक्लियोटाइड हूं, क्लास के अंदर मैं ऐसे ही कहता हूं, बीच में आप लोग कंसीडर कर ले कि ये कोई पेंटोज शुगर है, ये वाला डीऑक्सीराइबोज शुगर है, मेरे इस साइड के ऊपर ये वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये वाला जिसको मैंने शो किया हुआ है फास्फोरिक एसिड है, मेरे इस साइड के ऊपर वो नाइट्रोजनस बेस है। आप इसको इसे शो कर सकते हैं। सो आई एम फॉर एग्जांपल ए न्यूक्लियोटाइड, वहां पे 3 कंपोनेंट्स हैं, बीच में पेंटोज शुगर हुआ यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, साइड पे ये वाला फास्फोरिक एसिड का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस साइड के ऊपर वो नाइट्रोजनस बेस है, कोई भी है, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन ऐसे है। तो ये वाला स्ट्रैंड है ना, तो इस ये ऐसे बनेगा, ऐसे है, शाबाश है, ऐसे है, और इस फास्फोरिक एसिड के ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा ऐसे जा रहा है ना, बन रहा है ना, तो एक स्ट्रैंड तो ऐसे बन रहा है, दूसरा तो एंटी पैरेलल है ना, उल्टा जाएगा ना। तो अगर ये उल्टा आएगा तो बजाय कि आप मुझे ऐसे शो करें, मुझे भी उल्टा कर ले, आप इसको ऐसे शो करें। तो अगर ऐसे शो करेंगे तो ये तो फिर नाइट्रोजनस बेस हुआ, ये तो फिर इधर पे हुआ, और इधर पे फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हुआ, सिर्फ डायरेक्शन मेरी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे जो कुछ आ रहा है, इस साइड पे वो फिर से वो नाइट्रोजनस बेस है, इस साइड पे जो आ रहा है वो फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इधर पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा इसका फिर से नाइट्रोजनस बेस होगा, उधर पे जो होगा वो फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा, इधर पे जो होगा वो फिर नाइट्रोजनस बेस होगा, उधर पे जो होगा वो फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा। तब जाके बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया है, जो पता होना चाहिए आप लोगों को, कि हमेशा के लिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो डीएनए में साइड्स पे होते हैं। देख ले, उधर पे है, इधर पे भी आप लोग देख ले, साइड पे है। लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना, दोनों स्ट्रैंड्स के वो आमने सामने हो रहे हैं। सो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, डीएनए डबल स्ट्रैंड, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वो साइड्स पे जा रहा है, वो पेरिफेरी है। जबकि जो नाइट्रोजनस बेसिस है दे आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब कि एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस आमने सामने हो रहे हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप साइड्स पे है, उनका आपस में किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट आपके ज़हन में बात होनी चाहिए। लेकिन पहले हम इस बात को, हम और आप लोग आगे जाएंगे, पहले हम और आप लोग इस बात को जरूर डिस्क्राइब करेंगे कि डीएनए जो कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, सो ये एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, उल्टा क्यों जाते हैं, क्यों दोनों के दोनों ऐसे नहीं जाते, क्यों दोनों के दोनों ऐसे नहीं जाते, उल्टा एंटी पैरेलल, वाई एंटी पैरेलल। लेकिन ये पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्यों एंटी पैरेलल, उसकी डायरेक्शन न्यूक्लियोटाइड उधर पे कैसे प्रेजेंट है, इधर पे कैसे प्रेजेंट है। थोड़ा आप इसके ऊपर घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, तब जाके आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने केमिस्ट्री वालों से पूछा, केमिस्ट्री वालों ने मुझे ये बात कही कि जब भी 2 मैक्रोमोलेक्यूल हो, प्रोटीन्स हो, जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारा कुछ एक जैसा हो, तो ये हमेशा के लिए एंटी पैरेलल जाएंगे। यानी अगर 2 प्रोटीन हो वो हमेशा के लिए एक जैसे हो तो फिर ये एंटी पैरेलल जाएंगे। मैंने पूछा, यही मेरा क्वेश्चन है कि एंटी पैरेलल आखिर जाते क्यों हैं, पैरेलल क्यों नहीं जाते। वही पुरानी बात कि केमिस्ट्री वालों के साथ जब किसी चीज़ का आंसर नहीं होता तो बड़ा सीधा सादा आंसर होता है कि ये केमिस्ट्री का रूल है। तो ना आप लोगों से ये बात पूछ जा सकती है, ना कोई पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा भी तो आसान बात है कि ये केमिस्ट्री का रूल है कि बस ये एंटी पैरेलल रन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी मुल्क के अंदर जाएं, देख लें, तो हमेशा के लिए एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट होता है, एक हुकूमत होती है। 2 नहीं हो सकते। अगर 2 होते तो एक हुकूमत, गवर्नमेंट कहता कि ये काम ऐसे करो, दूसरा कहता कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये फितरतन बात है कि अगर 2 सेम पावर हो, एक जैसे हो, सारा कुछ एक जैसा हो, तो फिर ये हमेशा के लिए एंटी जाते हैं, उल्टा जाते हैं। हम भी जब तबलीग के अंदर जाते थे तो हमें ये बात समझाई जाती थी, खुदा मुझे भी गुनहगार ना करे, कि कुदरत के अंदर नौज़ुबिल्लाह 2 खुदा भी नहीं है। अगर 2 खुदा भी होते तब भी डिस्ट्रक्शन होती। एक कहता कि बारिश हो जाए, दूसरा कहता कि बारिश ना हो जाए। सेम पावर एक जैसे, तो फिर ये एंटी पैरेलल जाते हैं, उल्टा जाते हैं। एग्जैक्टली यही फिनोमेनन यहाँ पे भी है
कि दो स्ट्रैंड्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम कंपोजिशन है, सेम फंक्शन है, तो ये नेचर वाला कानून बन जाता है, खुदा वाला कानून बन जाता है कि फिर ये उल्टा जाते हैं, एक ऐसे जाएगा दूसरा ऐसे आएगा। तो क्यों डीएनए के दो स्ट्रैंड जो है ये फिर एंटी जाते हैं, रीजन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। नेक्स्ट, इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर पे ये, इधर पे नाइट्रोजनस बेस, इधर पे नाइट्रोजनस बेस। ओके, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बड़ी अजीब बात होती है कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे नाइट्रोजनस बेस हमारे साथ एडेनिन आ गया है तो इसके सामने यहां पे थायमिन आएगा। ऐसे हरगिज़ नहीं होता कि एडेनिन के सामने कोई और आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे गुआनिन प्रेजेंट है तो इसके सामने यहां पे दूसरे स्ट्रैंड का साइटोसिन आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे फिर थायमिन, यहां पे फॉर एग्जांपल फिर थायमिन प्रेजेंट है तो इसके सामने यहां पे फिर एडेनिन आएगा। हमेशा के लिए ऐसे होता है। तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 3 बिलियन पेयर्स हैं और 3 बिलियन पेयर में कहीं ये गलती भी नहीं होती, कहीं ऐसा नहीं होता कि एडेनिन के सामने कहीं थायमिन की बजाय गुआनिन आ जाए, साइटोसिन आ जाए, यानी एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, एक स्ट्रैंड ऐसे आ रहा है। हाँ, और कहीं ऐसा हो जाए कि दो स्ट्रैंड में कहीं ये गलती हो जाए, एडेनिन के सामने कोई और चीज आ जाए। नहीं होता, हरगिज़ ऐसा नहीं होता, ये गलती होती ही नहीं है। तो भी हम और आप लोगों ने इसका हल तो ढूंढना है ना। तो इसका हल ये है कि कहीं अगर आप लोगों का एब्रॉड कहीं जाना हुआ, तो मैं आमतौर पे कहता हूं कि जो अंग्रेज लोग होते हैं या आमतौर पे अपने बच्चों से कहीं ज्यादा जो प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो अपने पेट्स, PETS पेट्स, ये कुत्ते बिल्लियां, इन्होंने इनको घरों के अंदर रखा हुआ होता है, इनके साथ इनका बड़ा प्यार होता है। तो जब भी आप इनके घर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां पे इन्होंने एक सेंटेंस लिखा होता है, STEP, स्टेप ऑन, और फिर लिखा होता है नो, और PETS, नो पेट्स, यानी स्टेप ऑन। जब आप इसके घर के अंदर इंटर होते हैं तो दरवाजे के ऊपर इन्होंने ये सेंटेंस लिखा होता है, स्टेप ऑन, एहतियात से पांव रख के, स्टेप ऑन, नो पेट्स, आपके पांव के नीचे कोई पेट ना आ जाए, ये लिखा होता है। तो अंग्रेजी है ना, तो अंग्रेजी को तो हम और आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, बेशक आप लोग इसको ऐसे ही पढ़े, लेकिन इसी ही सेंटेंस को स्पेलिंग के साथ आप लोग इसको उल्टा पढ़े। उल्टा से मेरा मतलब यह है कि आप इसको यहां से शुरू कर ले, STEP, स्टेप ऑन, नो पेट्स। इसका मतलब कि अगर आप लोग इस सेंटेंस को स्पेलिंग के साथ ऐसे भी उल्टा पढ़े तब भी एक जैसा आता है। इसका मतलब कि अंग्रेजी में कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं, पूरे पूरे पैराग्राफ ऐसे हैं, स्टोरीज ऐसे लिखे हुए हैं कि अगर आप लोग उसको ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े एक जैसा आता है। तो इसके लिए आपके बुक ने इस किस्म के अंग्रेजी के सेंटेंसेस को हम फिर कहते हैं पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स, PAL, पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोमिक। और जो सादा लफ्ज है अंग्रेजी में, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड सीक्वेंसेस या इन्वर्टेड सीक्वेंस, यानी उल्टा, इन्वर्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है, दूसरा उल्टा आ रहा है, लेकिन हमेशा के लिए एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, थायमिन के सामने एडेनिन आएगा। क्यों? कि ये दो स्ट्रैंड्स आपस में पैलिंड्रोमिक है, इन्वर्टेड सीक्वेंसेस हैं। ये बड़ी कीमती बातें हैं, हर एक पॉइंट आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये हमारे काम आएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। इसी ही चैप्टर के अंदर ये बातें हमारे काम आएंगी, तब जाके मैं 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है इनमें ये गलती भी इसलिए नहीं होती कि ये पैलिंड्रोमिक होते हैं, ये इन्वर्टेड सीक्वेंसेस होते हैं। आप इसको ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े एक जैसे आएगा, तब जाके ये गलती जो होती है ये भी फिर नहीं होती। लेकिन एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड वो है। पहले भी आपके साथ ये बात शेयर कर ली है कि इसका नाइट्रोजनस बेस उसके नाइट्रोजनस बेस के सामने आएगा। हरगिज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आमने सामने नहीं आते। हरगिज़ ऐसे नहीं होता कि एक का नाइट्रोजनस बेस हो दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हरगिज़ ऐसे नहीं होता। नाइट्रोजनस बेस के सामने ही आएगा। लेकिन वही बात हो गई चरगाफ रूल कि एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा। बॉन्ड्स कितने बनेंगे? एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बनेंगे, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो वीक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी
हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात हुई हमारे सामने। डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंड है, 3 किस्म के बॉन्ड हमारे साथ प्रेजेंट हो गए हैं पूरे डीएनए में। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अगर आप लोग एक स्ट्रैंड को देख ले तो कहीं पूछा गया इसमें कितने किस्म के बॉन्ड से? 2 तरह के हैं, ग्लाइकोसिडिक है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। लेकिन एक स्ट्रैंड जब दूसरे स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है तो बॉन्ड कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहां पे ईस्टर और वहां पे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट फिर नहीं होता। तो कहीं पूछा गया कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक करेगा, यानी एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? ईस्टर। लेकिन कहीं पूछा गया कि अगर एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन दूसरे नाइट्रोजनस बेस थायमीन के साथ आपस में मिलेगा, लिंक करेगा 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर, तो बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? फिर हाइड्रोजन होगा। कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीक होते हैं as compared to the ester one, as compared to the glycosidic bond one। इसलिए अगर आप लोग देख ले कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें हमारा ये बैकबोन प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसी ही वजह से जो डीएनए है इनमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ईस्टर बॉन्ड होते हैं, कहीं अगर आप लोग इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, इसका मतलब है कि आपने डीएनए को डीनेचर किया, आपने डीएनए को खत्म किया, आपने डीएनए को जाया किया, तब जाके इस ईस्टर बॉन्ड को हम कहते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बैकबोन है। कहीं अगर आप लोग इस बॉन्ड को आप लोग ब्रेक करेंगे, इसका मतलब कि आपने ह्यूमन बीइंग का बैकबोन ही ब्रेक किया, अपने डीएनए को डीनेचर किया। तो याद रख ले, ये अल्फाज फिर हमारे काम आएंगे अगर मैं डीनेचरेशन का लफ्ज किसी जगह पे इस्तेमाल कर लूं, या एमसीक्यूज के अंदर हो या चैप्टर में हो, तो इसका मतलब कि आपने डीएनए का जो बैकबोन है, ईस्टर बॉन्ड है, उसको आपने ब्रेक किया और एक मर्तबा डीएनए डीनेचर और फिर जा हो गई, फिर खत्म हो गई। लेकिन अगर आप लोग इस डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको अगर आप लोग ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए हम लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि डीएनए को हमने सेपरेट किया, अनजिपिंग हमने कर लिया। अल्फाज हमारे काम आएंगे। तो अगर कहीं लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि डीएनए को सेपरेट करने के लिए किस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन डीएनए को डीनेचर करने के लिए हम किस बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो ईस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन कहीं अगर आपने डीएनए का ईस्टर बॉन्ड ब्रेक किया, इसका मतलब कि आपने डीएनए को डीनेचर किया, वो जाया हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन कहीं अगर आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, इसका मतलब कि हरगिज आपने डीएनए को जाया नहीं किया, बस वो सेपरेट हो गए हैं सिर्फ। तो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी कि बाद दफा हम डीएनए के ऊपर किसी जगह पे कट लगाएंगे, तो जब आप लोग इसके ऊपर ऐसे कट लगाएंगे तो हमें ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम कहेंगे हम डीएनए को डीनेचर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रेप्लिकेशन में हम और आप लोग पढ़ेंगे कि उधर पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम और आप लोग ब्रेक करेंगे, तो उधर पे इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम और आप लोग ब्रेक करेंगे, तो फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये टर्म्स होते हैं जिनको हम और आप लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो एक नाइट्रोजनस बेस है एक स्ट्रैंड के ऊपर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर, दोनों आमने सामने हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 2 है या 3 है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो जो डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच में, वो 2 नैनोमीटर बन जाता है। इसका मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, वो 2 नैनोमीटर का होता है। और इस 2 नैनोमीटर डिस्टेंस को कौन फिक्स करता है, कौन इसको रिटेन करता है, वो कोई और नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं। तो अगर आपके ज़हन में ये बात है कि 2 बॉन्ड्स ज्यादा इसको कंट्रैक्ट कम करेगा और 3 बॉन्ड में वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इतना ज्यादा फर्क होता नहीं है। तब जाके डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड्स का आपस में जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, विड्थ होता है, यानी वो जो डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। तो एक और पॉइंट हमारे सामने आ गया, बड़ा खूबसूरत है, वो ये है कि कहीं पूछा गया कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड यानी एक स्ट्रैंड में कितना फर्क होता है, 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि इसके बीच में तो एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। लेकिन कहीं पूछा गया कि एक स्ट्रैंड पे एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वो फिर 2 नैनोमीटर है। इनमें आप लोग कहीं गलती ना कर ले, देख लिया करे वो क्या पूछ रहा है। मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूं ईटम एमसीक्यूज हरगिज़ मुश्किल नहीं होते, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क होता है, पूछ क्या रहा है, एक स्ट्रैंड के ऊपर कि दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सारा कुछ ऐसे हो गया कि 2 नैनोमीटर का हो गया है, मैंने आप लोगों को बात समझा दी है। क्यों
हर एक पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करो, हर एक बात आपके जेल में होनी चाहिए, अदरवाइज हमें फिर इस चैप्टर में रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बायोटेक्नोलॉजी को फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पॉइंट्स फिर हमारे काम आएंगे उधर पे, हर एक जगह पे, तब जाके आप लोगों का मैं ये बेस बना रहा हूं। नेक्स्ट वो ये है कि तो सारा कुछ ऐसे हो जाता है। इसका मतलब कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो डायामीटर है, इसको रिटेन करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं 2 या 3, और इसके बीच में 2 नैनोमीटर डिस्टेंस को ये फिर रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर आप लोग डीएनए को देख ले, 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, डायग्राम को भी बनाते हैं कि डीएनए ऐसे, ये एक स्ट्रैंड हुआ और ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ, या बाद दफा स्टूडेंट्स इसको ऐसे बनाते हैं। ये कतई गलत है डायग्राम इसका। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग इसको ऐसे करेंगे, ये कॉइल्ड है, ये ओवरलैपिंग है, ये ऐसे नहीं होता। ये जो डीएनए होता है, इनमें हेलिकल का मतलब ये होता है जैसे एक स्ट्रैंड हमारे साथ ये आ रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड ऐसे नहीं जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड इनके साथ ऐसे ही आता है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप लोग इसको सीधा करेंगे तो फिर आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये हेलिकल होता है। हेलिकल का मतलब ये होता है, ऐसा अगर आप लोग किसी मार्केट्स वगैरह के अंदर जाएं तो वहां पे बाद दफा कुछ ऊपर को शाफ्ट्स होते हैं, तो नीचे से वो लोहे वाली कोई स्टेयर जो होती है वो ऊपर को जाती है, तो वो हेलिकल होती है। आप लोगों ने देखा होगा वो ऐसे होता है। लेकिन अगर आप लोग उसके बीच में, अगर आप लोग उस हेलिकल स्ट्रक्चर को देख ले तो वो हेलिकल में जो 2, एक ऐसे रन कर रहा है, एक ऐसे रन कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अगर आप लोग उनमें से एक को कंसीडर कर ले कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा वाला आप लोग कंसीडर कर ले कि ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये एक सीढ़ी हो गई, एक मॉलिक्यूल हुआ डीएनए का, तो फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो अगर आप लोग उसके ऊपर तक जाएं तो वो दोनों स्ट्रैंड ऐसे जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप नहीं करते, डिस्टेंस वो मेंटेन होता है, विड्थ ठीक होती है, डायमीटर ठीक होता है, ये फर्क नहीं होता कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप भी कर ले। तो इसका स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, वही उस डिस्टेंस में कुछ फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स ऐसे हो जाते हैं बाद दफा, तो फिर यहां पे तो 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस हो गया है, लेकिन यहां पे फिर तो 0 हो गया है ना। तो जो बुक्स में शो करते हैं वो तो 3D है, लेकिन अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो 3D तो हम और आप लोग बना ही नहीं सकते बोर्ड के ऊपर। तो इसका स्ट्रक्चर फिर ये ऐसे बनेगा, तब जाके हम कहते हैं डीएनए हेलिकल है। डीएनए काइल्ड नहीं होता। अगर आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे ये फिर काइल्ड होगा, ये हेलिकल है। तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि आखिर इसमें ये हेलिक्स क्यों होते हैं, क्यों ऐसे हो जाता है, यानी ये स्ट्रेट क्यों नहीं है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि ये जो डीएनए होता है इनमें प्यूरिन भी होते हैं, पायरेमाइडिन भी होते हैं। प्यूरिन छोटा घर था, लेकिन इसके अंदर जो लोग थे वो बड़े बड़े थे, मोटे मोटे थे, खूबसूरत थे। पायरेमाइडिन स्पेलिंग भी बड़ा घर था, लेकिन उसके अंदर जो लोग रह रहे थे वो सिंगल रिंग वाले, छोटे छोटे, और ये सारा कुछ था ना। ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी ना। तो अगर आप लोग हमारे माशरे में भी देख ले, जो बड़े लोग होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं टुवर्ड्स दी छोटे लोग। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको कहूं तो फिर मैं इसे कह सकता हूं कि जो बड़े लोग होते हैं दे आर कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स दी छोटे लोग। तो अगर मैं इसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो फिर तो मैं कह सकता हूं प्यूरिन जो कि बड़े लोग हैं, दे आर कंसेंट्रेटेड, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी छोटे लोग, टुवर्ड्स दी पायरेमाइडिन। तब जाके आपके बुक ने बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ है, प्यूरिन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी पायरेमाइडिन। पुराने बुक्स लिखते थे प्यूरिन इज कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स दी पायरेमाइडिन 1। तो आप इमेजिन कर ले कि हर जगह पे डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है, तो यहां पे प्यूरिन आ रहा है, यहां पे पायरेमाइडिन आ रहा है। सो प्यूरिन, ये प्यूरिन है, ये पायरेमाइडिन है। सो प्यूरिन इज कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स द पायरेमाइडिन, ये ऐसे हो जाता है। और जो पायरेमाइडिन है उसकी फितरत तो छोटे लोगों की तरह है, तो उसे थोड़ा एलर्जिक होता है, तो फिर ये ऐसे हो जाता है। तो फिर ये ऐसे प्यूरिन पायरेमाइडिन, फिर दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर हो सकता है यहां पे फिर प्यूरिन, फिर यहां पे पायरेमाइडिन, तो फिर प्यूरिन ऐसा हो जाएगा, पायरेमाइडिन ऐसे। तो फिर इसकी वजह से प्यूरिन पायरेमाइडिन, प्यूरिन पायरेमाइडिन, जिसकी वजह से इनमें ऐसे हेलिक्स बन जाते हैं।
तो याद रख ले, डीएनए हीलिकल है, डीएनए कॉइल्ड नहीं है। और इनमें हीलिक्स किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज प्यूरिन इज कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स द पायरिमाइडिन। ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी है। तो जो प्यूरिन है पायरिमाइडिन, लेकिन बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2 नैनोमीटर का होगा, क्योंकि बीच में बॉन्ड हाइड्रोजन है। तो उस डिस्टेंस में मसला नहीं आता, तब जाके तो हम कहते हैं कि सारा कुछ जो है ये फिर कुछ इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है। ये फिर ऐसे हीलिकल स्ट्रक्चर सारा कुछ इसका बन जाता है, डीएनए हीलिकल, और इसमें सारा कुछ बचा है। सो डीएनए डबल स्ट्रैंड भी है, यानी हीलिकल भी है, और इनमें प्यूरिन कंसेंट्रेटेड है पायरिमाइडिन्स की तरफ। तो ये दोनों बातें किसकी थी? वाटसन एंड क्रिक बुक ने ये बात लिखी हुई है, कहीं पूछा गया तो आप लोगों को पता हो। लेकिन प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमाइडिन, ये किसकी बात है? ये वो चरगाफ वाली थी। तो इनमें भी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये भी बुक के अंदर इन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो ये 2 पॉइंट्स के हीलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड है। नंबर 2, प्यूरिन इज कंसेंट्रेटेड और पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पायरिमाइडिन। ये दोनों बातें वाटसन एंड क्रिक, और वाटसन एंड क्रिक कौन थे जिसने सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर किया हुआ था? लेकिन इसके अंदर ये बात कि प्यूरिन विल ऑलवेज इक्वल टू पायरिमाइडिन 1, ये किसकी बात थी? वो चरगाफ की थी। और चरगाफ का रूल जो है ना वो आपके कोर्स के अंदर है, उधर एक्सरसाइज में है भी, और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए भी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए, इन सब चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप लोग डीएनए जो कि सारा कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये ऐसे होता है, हेलिकल होता है, सारा कुछ होता है। अगर आप लोग इसमें से देख ले तो क्या इधर से लेके इधर तक ये पूरा का पूरा एक हेलिक्स है? नहीं है, मेरे ख्याल में आप लोग इसको हाफ हेलिक्स है। लेकिन इधर से लेके इधर तक फिर ये पूरा का पूरा हेलिक्स है? नहीं है, हाफ हेलिक्स है। लेकिन अगर आप लोग इसको यहां से यहां तक आप इसको ले ले तो फिर ये पूरा का पूरा हेलिक्स हुआ। हाँ, तो फिर इसका मतलब कि 1/2 + 1/2 अगर आप लोग इसको कर ले तो फिर ये फुल हो जाता है। इसका मतलब कि इधर से लेके इधर तक पूरा का पूरा जो है ये फिर एक हेलिक्स है। तो इस एक हेलिक्स में अगर आप लोग इसकी इधर से लेके इधर तक अगर आप लोग इसको स्ट्रेट कर ले और आप लोग इसकी लेंथ देख ले तो फिर ये 3.4 नैनोमीटर बन जाता है। बड़े अजीब अजीब कैलकुलेशन हमारे सामने आ रहे हैं, सारे के सारे आपके कोर्स के अंदर है। 0.34 है, 2 नैनोमीटर है, लेकिन ये 3.4 नैनोमीटर क्या हुआ फिर समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इधर से लेके इधर तक यानी जो एक हेलिक्स है इसकी लेंथ कितनी है टोटल, अगर आप लोग इसको सेट करें 3.4 नैनोमीटर, तो आपके कोर्स में नहीं है, ये पुराने कोर्सेज में था, समझा रहा हूं। इसलिए हो सकता है किसी और टेस्ट के अंदर आप लोग को ये फिर काम भी आ जाए। तो होता क्या है कि इसमें जो पूछे वो बात आप लोगों से पूछ सकती है कि अगर 3.4 तक यहां तक इसकी लेंथ है, अगर आप इसकी लेंथ इतनी है तो इसमें फिर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, यानी इस एक हेलिक्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हमें पता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो डायामीटर होता है वो 0.34 नैनोमीटर है। तो अगर इधर से लेके इधर तक कितने होंगे, तो अगर आप लोग 3.4 को 0.34 नैनोमीटर के ऊपर आप लोग इसको डिवाइड कर ले। छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इधर से लेके इधर तक हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि इसकी जो लेंथ है वो 10 नैनोमीटर है, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक, तो अगर इसके अंदर मैंने 5 मार्कर रखे हुए हैं, 5 मार्कर, और मैं कहूं कि इस एक मार्कर का जो नैनोमीटर है वो 2, इस का डायमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर है, तो इस 10 नैनोमीटर में कितने मार्कर होंगे? सो 10 / 2, तो फिर 5 मार्कर आ जाएंगे हमारे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि इधर से लेके इधर तक जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है और इसके अंदर तो कोई और चीज तो नहीं है, वो तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो डायमीटर है वो तो 0.34 नैनोमीटर है, तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो 3.4 का आप लोग 0.34 नैनोमीटर के ऊपर आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। पता नहीं आप लोग इसको कर लेंगे, मेरे ख्याल में 10 न्यूक्लियोटाइड्स कुछ आ जाएंगे, 10 या 11 आ जाएंगे। आप लोग इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें। इसका मतलब कि डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया कि हाफ हेलिक्स में कितने होते हैं, टेक्निकल बात तो यह है, तो फिर 5। तो कहीं पूछा गया कि 2 हेलिक्स के अंदर कितने होंगे, तो 20। तो कहीं पूछा गया 1.5 हेलिक्स के अंदर कितने होंगे, तो फिर 15।
इसका मतलब जितने के बारे में आप लोगों से पूछा गया, फिर आप लोग इसका आंसर जो है ना वो फिर आप लोग इनको दे सकते हैं, फिर ये सारा कुछ कैसे हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी डीएनए, कि डीएनए के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।